अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज और मैं हूं मोहम्मद उमर। रहमान साहब की जगह आज के दिन के लिए जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करें और आपको बताएं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी और नून लीग का इंतखाबी बयानिया, इन मौज़ूआत पर आजकल सियासी हलकों में बहुत बात हो रही है। आज नवाज शरीफ की बीमारी से मुतालिक रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है, जिसमें बरतानवी अस्पताल ने कहा है कि नवाज शरीफ के सीने में अब भी दर्द उठता है, उन्हें लंदन और पाकिस्तान में चेकअप कराने की जरूरत है। मेडिकल रिपोर्ट बरतानवी मुआलिज की जानिब से तैयार की गई है, जिसे बरतानिया के रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल ने जारी किया है। लीगी कायदीन और रहनुमा इस बात का बार बार इजहार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे। ताहम इसके बावजूद नवाज शरीफ की वापसी को लेकर बेयकीनी की सूरत हाल मौजूद है। आज साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और वो कानून के सामने पेश होंगे और कानून का सामना करेंगे। साबिक विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने आज कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं है। क्या नवाज शरीफ के रास्ते में कानूनी रुकावटें दूर हो गई या अब भी मौजूद हैं? नवाज शरीफ वापसी के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे? इस हवाले से प्रोग्राम में बातचीत होगी। दूसरी जानिब बात की जाए नाजरीन, तो मामला चेयरमैन पीटीआई की कानूनी और सियासी मुश्किलात का है। साबिक पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के होशरुबा इंकशाफात और इल्जामात के बाद क्या अब पीटीआई के कानूनी और सी चैलेंजेस में मजीद इजाफा होगा या नहीं? आज पीटीआई के लाहौर से साबिक रुकन पंजाब असेंबली मलिक सरफराज हुसैन खोकर ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। बात करें केसेस की, तो साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तायुनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया दिया है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरखास्तें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं, जिन पर 16 अक्टूबर को समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी मुश्किलात में कमी आ पाएगी क्या? पीटीआई के मजीद लोग भी पीटीआई छोड़ने जा रहे हैं? इस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे इस प्रोग्राम में। एक और मामला नाजरीन है, और यह मामला कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब $60 फी बैरल की कमी देखने में आई है, और इसके बाद भी पाकिस्तान में 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का इम्कान है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर सरकारी महकमे गैर कानूनी सरगर्मियों में स्पेक्ट्रम के खिलाफ कार्रवाइयों को पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे, ताकि वसाइल की चोरी इन सरगर्मियों की वजह से मुल्क में होने वाले माशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक निगरान हुकूमत ने 2 बार 4 माह का आर्जी मिनी बजट पेश करने की तैयारियां हफ्तावार शुरू करने का फैसला किया है। क्या महंगाई की सताई आवाम की मुश्किलात में इससे कोई कमी आ सकेगी? क्या हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा रिलीफ आवाम को मुंतकिल करेगी? यह मौजू भी शामिल बहस होंगे। इसके अलावा आपको बताएं नाजरीन, तो क्रिकेट का बुखार इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है, और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को जीत के लिए 287 रन का हदफ दिया है, जिसके अकॉर्डिंग नीदरलैंड की अभी इस वक्त बैटिंग जारी है। इस हवाले से प्रोग्राम में बातचीत की जाएगी। तो नाजरीन, सबसे पहले अपने मेहमानों का रुख करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे कैसर अहमद शेख, जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से, और नईम हैदर पंचोता, जो कि कानूनी टीम के रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो सबसे पहले रुख करेंगे बैरिस्टर आमिर साहब का। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। आमिर साहब, क्या लगता है नवाज शरीफ वापस आएंगे, नहीं आएंगे? क्योंकि तिब्बी रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट में जो जमा करवाई गई है, उसमें बताया गया है कि यहां पर भी चेकअप की जरूरत है और लंदन में भी। तो क्या लगता है यही वजूहात हैं या बैकएंड पे कुछ और चल रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, नवाज शरीफ साहब को इलाज की अगर ज़रूरत है और उन्होंने इलाज किधर करवाना है ये उनका फ़ैसला है, लंदन में करवाना है या पाकिस्तान में करवाना है, और इलाज की ज़रूरत तो आज उन्होंने बता दिया। आप एक वक्त में 2 पिचेस के ऊपर तो नहीं खेल सकते कि एक आपका कानूनी जवाज़ है और एक आपका सियासी जवाज़ हो। अगर कानूनी जवाज़ ये है कि मियाँ साहब बीमार हैं, अगर यही हकीकत है जिससे मियाँ साहब रिलीफ लेके बाहर भी गए हैं, तो मेरे ख्याल से मियाँ साहब को इलाज करवाना चाहिए और आराम करना चाहिए। पाकिस्तान किसी ऐसे नए बयानिए का मुतहम्मिल नहीं हो सकता
जिसमें दोबारा से लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाएं कि कोई एक फर्द वाहिद, कोई एक शख्स है जो आएगा। बयानिया सेट करने में भी मुश्किलात तो आ रही हैं, बयानिया अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। बयानिया सेटल भी नहीं होंगे, अब लोग बयानिए पिट चुके हैं सारे। अब लोग बयानिए नहीं चाहते, लोग पॉलिसीज चाहते हैं। लोग किसी एक फर्द वाहिद के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम देगी तो वो आवाम उसकी सुनेंगे। मैं समझता हूं कि जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, मुल्क की मईशत बड़ी बीमार है, बिल्कुल, उसे किसी तंदुरुस्त शख्स की ज़रूरत है जो वक्त दे सके, मुल्क को ज़्यादा जांफशानी से काम कर सके। तो मैं नहीं समझता मियाँ साहब के साथ ये इंसाफ होगा कि वो उम्र के इस हिस्से में माशाल्लाह उनकी 74-75 साल के करीब उम्र है, बीमार हैं जैसे कि आज उन्होंने, तो मियाँ साहब को आराम करना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को PMLN ने नया प्रोग्राम दे, नई क़यादत दे। देखिए ना, अब उन्हीं के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं, शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के ज़रिए, कि नई क़यादत आनी चाहिए पार्टी के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून भी उसी तरफ चल पड़ी है जिस पर कभी PTI चल रही थी कि कप्तान आएगा तो ये हो जाएगा। अब वो वक्त नहीं है। 60% नौजवान लोग हैं, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं और पाकिस्तान के जितने भी मुस्तफा नवाज खोखर भी तो आजकल छोड़कर गए हैं, वो भी तो छोड़ चुके हैं ना पार्टी के अंदर रहते हुए आवाज़ उठाना और बात है। मुस्तफा नवाज खोखर की मामला तौर थे, उन्होंने कोई क़यादत की तब्दीली की बात नहीं की, वो तो क़यादत के साथ काम करते रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। शायद खाकान अब्बासी साहब हिस्सा हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हिस्सा हैं। तो हमारी पार्टी में भी अगर ये मुतालबा उठता तो ज़रूर इस पर गौर किया जाता। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को आवाम की अब उम्मीदों पे पूरा उतरना है। ये वक्त नहीं है कि हम ऐसे बयानिए घड़े जिसके अंदर लोगों को बिल्कुल ट्रैप किया जाए। देखिए, लोगों के मसाइल कुछ और हैं। आज लोग महंगाई से तंग हैं, बेरोज़गारी से तंग है और लोगों को ये बिजली के बिल देना मुश्किल है, लोगों को अपने बच्चों की स्कूल की फीसें, लोगों को इलाज, इसके लिए क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम देंगे नहीं कि हम जी उस वक्त तो ऐसे इस सब में पीपल्स पार्टी कहां पर खड़ी है? जी पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी एक तो बयानियां नहीं घड़ती है। पीपल्स पार्टी के पास एक नज़रिया है, उसी नज़रिए की जंग में हम जान देते हैं। नज़रिया ये है कि रियासत की तरजीह आम आदमी को बनाना चाहिए, ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम जब आते हैं रियासत के वसाइल का रुख आवाम की तरफ मोड़ते हैं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, लेडी हेल्थ विजिटर हो, लोगों को नौकरियां देनी हो। मसला सर यहाँ पर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कोई और बात करते हैं, आसिफ जरदारी कोई और बात करते हैं, एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, ये पेज एक पे होना भी नहीं है। कोई सियासी जमातें हैं, कोई भी एक पेज पे नहीं होता। हमारा एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके अंदर होता है। चेयरमैन साहब बहरहाल चेयरमैन हैं, लेकिन चेयरमैन साहब भी अपनी CEC की मुशावरत के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जब एक दफ़ा CEC फैसला कर लेती है, पीपल्स पार्टी उसी पे चलती है। हम एक पॉलिटिकल फोर्स है। तो मैं समझता हूं कि हम में कोई इख्तलाफ नहीं है। इस दफ़ा भी हमने मैंडेट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को दिया गुफ्तो शनीद का, ठीक है, लेकिन पॉलिसी CEC की चलेंगी और चेयरमैन की चलेंगी, चेयरमैन की पॉलिसीज चलेंगी। नून लीग की थोड़ी सी बात की जाए तो कैसर अहमद शेख हमारे साथ है। कैसर साहब, आपकी तरफ आऊंगा, क्या लगता है तिबी वजूहात की वजह से वापसी मुलतवी हो सकती है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये उन्होंने दोबारा इंडोर्स किया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे हैं। हम सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग भरपूर तैयारियाँ कर रहे हैं। मैं एक हफ़्ता अभी अपने हल्का चंडियोट से रह के आया हूँ, वहाँ पे हमने मुख्तलिफ इजलास किए और मीटिंग करें। इसी तरह हर ज़िले में मीटिंग हो रही हैं और बालिहाना इस्तकबाल के लिए लोग जो है वो उनकी तैयारियां कर रहे हैं। कल लोगों ने इस्तकबाल भी किया है। एक वीडियो आई जिसमें शहबाज शरीफ साहब एक जगह पर गए, वो वीडियो में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो सुनने के भी काबिल नहीं हैं। उसके बावजूद अब आपको क्या लगता है नून लीग को किस चीज़ के साथ अवाम में जाना चाहिए? देखिए, यही तो अवामी रद्द-ए-अमल देखा कल सबने देखा। मैं जाता हूँ, देखो ना, मैं 31 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 7वां इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। यही तो बात है, अगर मैं आवाम में ना जाऊंगा, उनके ख्यालात नहीं सुनूंगा और मेरे ऊपर इख्तलाफात नहीं होंगे, ये डिक्टेटरशिप तो नहीं है। हम तो, हमारी पार्टी में तो खुल्ला हम मशवरे करते हैं लोगों से और वो तनकीद भी हमारे ऊपर करते हैं, आवाज़ें भी कसते हैं, मेरे ऊपर भी आवाज़ें कसे जाते हैं।
उसका ये मतलब नहीं है, ये तो होना चाहिए। ये नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल हमने कोई दूसरे डिगर की जमहूरियत शुरू कर दी है। हमारा मियाँ नवाज शरीफ ने जब भी हुकूमत की 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे, अब इंशाल्लाह चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और उन्होंने जब भी मुश्किलात में घिरे हुए पाकिस्तान पे प्राइम मिनिस्टर वो रहे तो उन्होंने हालात को बहुत बेहतर किया। ये रिकॉर्ड है हमारा। आज भी पूरा मुल्क हमारे ऊपर एतबार करता है और हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है। हर पार्टी का राइट है, और मैं समझता हूँ इलेक्शन जो है वो बिल्कुल खुला वादे 21 अक्टूबर को वापसी हतमी है, मतलब ये तिबी रिपोर्ट्स वापसी में रुकावट नहीं बनेगी या बैकएंड पे कुछ और चल रहा है? ये इंशाल्लाह वापसी हतमी है। इंसान के ये जो तबी रिपोर्ट है वो तो अपनी जगह पे पेश हुई, हमारा वादे तौर पे ये ऐलान है और तैयारियां हैं हमारी, और हम बहुत बड़ी तादाद में ये मीनार पाकिस्तान पे 21 अक्टूबर को लोगों का जोश व खरोश होगा, दीदनी होगा। आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे जो आपने बात की। और मैं ये बात बताना ये चाहता हूँ कि वाहिद मियाँ नवाज शरीफ हैं जो कि चाहते हैं कि साहब को साथ लेके चले। इस वक्त जो इख्तलाफी बयानियाँ हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकता। जो पाकिस्तान के हालात हैं ये आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पूरी दुनिया में, ये अभी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट की कि 66 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। उसमें से पाकिस्तान के 9.5 करोड़ लोग हैं 66 करोड़ में। हमारी आबादी तो दुनिया का 2% है, लेकिन हमारे गरीब लोग दुनिया के टोटल गरीबों का 14 या 15% है। इससे और हालात खराब नहीं हो सकते। हम हमारे इस सारी सूरत हाल में बयानिया कैसे सेट किया जाएगा? बयानिए को लेकर बड़ी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। बयानिया तो बड़ा क्लियर है जी। हम हमारा रिकॉर्ड है, पिछले जितने भी बार हुकूमत रही, 3 बार तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत में रहे। अब इतराज़ किया जाता है ये 16 माह की हुकूमत में, वो भी इतराज़ बजा है। मैं देखो ना, उसमें लोगों को जो मुश्किलात हैं वो दस्तूर हो रही है। हम कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। ये PTI की हुकूमत आई तो फी कर्ज पाकिस्तानी 1.25 लाख रुपए का मकरूज था, आज 2,60,000 रुपए का, आज की फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, फी कर्ज पाकिस्तान। आबादी भी बढ़ गई है, उसके बावजूद हमारा कर्जा 2 लाख, ये थोड़े अरसे में 2,60,000 फी कर्ज हो गया। हमारा ना ही हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है। दुनिया में 8% टोटल हमारी कौमी आमदनी का रेवेन्यू रह गया। हमें इन तमाम मामलात को हल करना है, और मैं ये चाह रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। वहाँ मैं सबसे ज़्यादा कराची में वोट लेके इलेक्ट होता रहा हूँ, और प्रेसिडेंट वहाँ आज से 36 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। और मैंने सोचा कि उस हाउस में जाएं जहाँ के पॉलिसी बनती हैं, और वहाँ पे दुनिया के जैसे हम दूसरे मुल्कों ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है और बाहर की इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट करके जो तरक्की की है वो हम भी करें। लेकिन हालात हमारे यहाँ देखो बद से बदतर होते जा रहे हैं, दिगर गूँ हैं। इस वक्त ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो चार्टर ऑफ इकानमी करे, या कम अज़ कम मिनिमम तमाम पार्टियाँ, कोई एक, मैं समझता हूँ इख्तलाफात बहुत हो गए, चोर डाकू की सियासत हो गई, ये पॉलिटिकल PDM दौरे हुकूमत में महंगाई मुकाओ मार्च किए गए। उससे पहले कि महंगाई मुकाने के लिए, खत्म करने के लिए मार्च निकाले गए। PDM दौरे हुकूमत में महंगाई अरूज पर पहुंची, लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने में मुश्किलात सामने आई, आटा नहीं मिला, चीनी के मसले जो थे वो भी सबके सामने थे। तो इस सारी सूरत हाल में कैसे फेस करेंगे लोगों को? हाँ, बड़ी अच्छा सवाल किया। देखिए, हम सबक बाग दिखाने के पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायल नहीं। हमारी हुकूमत इंशाल्लाह बनेगी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँ कि कोई हमारे पास जादू की छड़ी है या कोई एकदम पहले साल में। सर, इस सूरत हाल में हुकूमत कैसे बनेगी? गारंटी क्या है? किस तरह इतने कॉन्फिडेंट होकर नून लीग कहती है कि हमारी हुकूमत बनेगी? अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने है, महंगाई अरूज पर है, किस बयानिए पर आकर हुकूमत बनाई जाएगी? लोग हमें चाह रहे हैं, मैं तो लोगों में होता हूँ ना, 31 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लोग यही चाह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग सबसे पॉपुलर पार्टी है। बाकी पार्टियों को हक है वो अपना बयानिया दें, पॉइंट ऑफ व्यू दें, लोगों के पास जाएं, हर एक का हक है। लेकिन गैलप सर्वे में मुस्लिम लीग नून बड़ी पीछे दिखाई दी है, वो भी अवामी सर्वे था, उसमें PTI की मकबूलियत ज्यादा थी आपसे, सारी लीडरशिप अंदर होने के बावजूद भी कह रहे हैं गैलप सर। देखिए, मैं तो आपको अपना सर्वे बता रहा हूँ, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो मैं सारी ज़िंदगी, मैं 52 साल से पहले तो कारोबारी सियासत में रहा और हाईएस्ट वोट लेता रहा, आपसे जिक्र किया। यहाँ मैं जब आया हूँ तो यहाँ 7वां इलेक्शन है कंजेक्टिव,
तो मकसद ये कि मेरा सर्वे है, मैं लोगों के पास जाता हूँ, मैं बिलीव ही करता हूँ लोगों से बातचीत करने को, अल्लाह बदल करेगा, हम मिलजुल के काम कर, हम कोई इस वक्त ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक दूसरे से इख्तलाफ करें। चोर डाकू की जो सियासत होती रही ना ये 3.5 साल, उसने ही पाकिस्तान इस टर्माइल नहीं इस नहज तक पहुँचाया है। ये नहीं कि हमने कोई इम्प्रूव कर लिया 16 महीने में। मैं हमारे साथ पीपल पार्टी के बैरिस्टर साहब तशरीफ रखते हैं, हम सब ने मिलजुल के डिफ़ाल्ट को बचाया, कोशिश की। और हालात इतने, ये 12 मई को जब हमारी हुकूमत आई ना, तकरीबन 3 हफ्ते पहले हमारी जब हुकूमत आई 12 मई 2022 में, मेरी तकरीर ऑन रिकॉर्ड है कौमी असम्बली में, जब मैंने ये कहा कि हमारी मईशत वेंटिलेटर पे है। हमने तो कोशिश की उसको बचाने के लिए, लेकिन हमसे भी सुधर नहीं सकी। और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आइंदा फौरी तौर पे कोई भी हुकूमत आ जाए, जब तक हम सब मिल के पाकिस्तान को आगे करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारा सबका मिल के एक मिनिमम, देखिए ना, ये 600-700 अरब रुपए हमारे SOEs जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो कौमियाए गए इदारे हैं, नुकसान कर रहे हैं 600-700 अरब। और हम क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी का वो हक है ना, उनके पास जाए। गरीब आदमी को उसका हक मिल ही नहीं रहा। नहीं महदर पंजोता साहब, आप चूंकि कानूनी टीम के रुकन हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। अमीर आदमी टैक्स नहीं दे रहा, अमीर आदमी को और टैक्स देना पड़ेगा। 8 ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नहीं महदर पंजोता साहब, कानूनी टीम से हैं आप PTI की, और कानूनी मामलात पर गहरी नजर होती है। क्या लगता है नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जलसागाह पहुंचेंगे, क्या कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं और वो दूर कैसे होंगी, इस पर आप क्या कमेंट करते हैं? थैंक यू सो मच जी। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से इमरान खान साहब की जो है हुकूमत गिराई गई, और ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि 6 महीने के अंदर मैं बड़ी महंगाई कंट्रोल कर दूंगा और इकॉनमी बेहतर कर दूंगा, 6 से 0 से भी नीचे लेकर चले गए। जितने अदवार में इन्होंने हुकूमत की, ये बड़ा वाज़ह तौर पर कह रहे हैं जी कि हमने तो आके वेंटिलेटर लगाया। इनका रिकॉर्ड चेक कर लें कि ये खुद अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते गए, अपने महल बनाते गए, अपने अकाउंट्स बाहर बनाते गए, अपने अपार्टमेंट्स बनाते गए, अपनी मिल्स बनाते गए, और कौम को जो है वो हाथ में सिर्फ जो है वो सिक्के थमाते गए और वो हाथ लेकर फिर रहे हैं। इस वक्त मुल्क से आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में हर महीने लोग जो हैं वो बेरोज़गारी की वजह से बाहर जा रहे हैं, और यही सिर्फ वजह है। दूसरे नंबर पर चीज़ यह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कानूनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि प्रोटेक्टिव बेल जो है वो इस वक्त जो उनका रोल है ना जी, मुल्ज़म और मुजरम, इन दोनों में पहले फ़र्क करना होगा। मुल्ज़म जो होता है वो उसको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि उस अदालत तक रसाई चाहिए। जो मुजरम है वो क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है, ट्रायल मुकम्मल हो गया, उन्हें सज़ा मिल गई, वो जेल के अंदर चले गए, अब वहाँ से मेडिकल लीव लेकर बाहर 4 हफ्तों के लिए गए, ये गारंटी दे के गए कि 4 हफ्तों में वापस आएंगे। वहाँ पर आपने ये देखा वाज़ह तौर पर कि वो किस तरह से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कभी किसी कंट्री कभी किसी कंट्री। अब दोबारा एक मेडिकल जो है सर्टिफिकेट की आड़ लेकर वो प्रोटेक्टिव बेल लेना चाहते हैं। तो पहले तो ये बता दूं कि हिस्ट्री में मेरी नज़र में ऐसी कोई नज़ीर नहीं है पाकिस्तान में जिसमें एक बंदा जो जिसको सज़ा हुई और वो उसको दोबारा जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए वो बाहर गया हो और वापस आना चाहता हो और उसे इस तरह की प्रोटेक्टिव बेल मिली हो। दूसरी नंबर पर ये जो कह रहे हैं कि मकबूलियत जो है वो इस वक्त टॉप के ऊपर है, टॉप के ऊपर मकबूलियत होती तो इलेक्शन जो है कब से KP और पंजाब की हुकूमत गई इलेक्शन करवा दी जाते, कब से जो है वफाक में हुकूमत गई इलेक्शन करवा दी जाते। एक दफ़ा पीपल्स पार्टी ने भी बात की इलेक्शन की, लेकिन पटिशन लेकर वो भी नहीं गए, सिर्फ बातों की हद तक अपना सियासी नैरेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग किया कि हम आइन की बालादस्ती को देखते हैं। लेकिन इनकी तरफ देख लें कि एक लम्हे के लिए इन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन जो है उसकी डेट सदर पाकिस्तान ने देनी है या हम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन जो है अगर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं देनी है डेट, तो यही कह देते कि इलेक्शन कमीशन 90 डेज के अंदर दे, तो किसी ने नहीं किया। तो उससे पॉपुलैरिटी का हिसाब लगा लें, 5 लाख की और 10 लाख के जलसे की बात हो रही है कि वहाँ पर इतनी तादाद होगी। वो आपने पिछले दिनों एक वीडियो भी देख ली होगी कि इतने बंदा फलाना बंदा जो है इतने बंदे लेकर आएगा तो उसे एक मोटरसाइकिल मिलेगा। ये तो इनकी पॉपुलैरिटी है। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब के हवाले से देख लें कि एक बंदा जो इस वक्त बेगुनाह जो है वो कैद काट रहा है, बेगुनाह उसको अंदर डाला गया है, इतने केसेस ये खुद कहते हैं कि हमने बनाया नहीं है, हालांकि उसकी एविडेंस अगर आप दोबारा सवाल करेंगे तो मैं उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो अब मुस्तकबिल क्या लगता है चेयरमैन PTI का आपको?
देखिए, मुस्तकबिल अगर लीगल तौर पर देखा जाए तो एक मुकदमा भी ऐसा नहीं है कि जिसमें इमरान खान साहब को बिठाया जाए। अब अगर कानून फॉलो ही ना किया जाए, आइन फॉलो ही ना किया जाए और उसको आइन को पामाल जो कि हो चुका है और उसके ऊपर आवाज़ ही ना उठाई जाए। आज इस वक्त कौम की बेटियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हैं, उनकी बेल्स लगती हैं और बेंच टूट जाते हैं, बेंच लगते हैं, बेंच टूट जाते हैं। कोई बंदा इनमें से ये नहीं कहता कि कोई जो बेगुनाह लोग हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। जो ये अगवा किया जाता है और आके वफादारियाँ चेंज करवाई जाती हैं, शोज़ में बैठा दिया जाता है। जमहूरियत की ये बातें तो करते हैं, लेकिन अपने साथियों, अपने कुलीस को और अपने शहरियों को और अपने पाकिस्तान के लोगों के बारे में ये जो उनके ऊपर जो उनके फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हो रही है, कोई एक जमात नहीं बोलती। इस वक्त मीडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन है। पैमरा जो है वो पाबंदियां लगा कर बैठा हुआ है। हर तरफ जो है वो प्रोग्राम भी इसी तरह से सेट करके करवाए जाते हैं कि ये टॉपिक इससे ऊपर जो है वो आपने नहीं करना और इस हक में सवाल करने। तो ये कहाँ पर आज़ादी जो है मुल्क के अंदर है और कहाँ पर जो जमहूरियत के जो बड़े बड़े दावादार हैं वो सारे चले गए हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए और कोई भी बात नहीं करता। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ये जो साइफर केस है इसके अंदर बेल हर सूरत हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर लीगली तौर पर देखा जाए तो उनके ऊपर जुर्म जो है ये बनता ही नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ है उसके अंदर वाज़ह तौर पर लिखा है कि कोई भी ऐसा मामला जो मुल्की इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी हो तो वो अपनी कौम को बता सकता है कि ये बाहर से जो है ये धमकी मिली है, ये आपके इंटरेस्ट की बात है। तो उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया अपने हल्फ की पासदारी करते हुए, और ऐसा ही हुआ कि हुकूमत गिरा भी दी गई बल्कि FIR भी दे दी गई। अब FIR देने वाले साहब वक्त की थोड़ी किल्लत है, ब्रेक की तरफ जाना है। गुफ्तगू का ब्रेक के बाद यहीं से आगाज करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहां से ही गुफ्तगू का आगाज किया जाएगा, साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी में आपसी ताल्लुकात अब क्या होंगे और क्या लगता है जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबात भी किए गए वो नून लीग से थे या किसी और से थे? नहीं, नून लीग से हम क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना और उसके लिए एक साजगार माहौल मुसावी तौर पर तमाम सियासी जमातों को देना। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे पहले एक बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ एतराज़ उठाती रही है, आपको पता है उसके वज़रा, उसके चेयरमैन क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। हमने कभी भी आइनी इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजी तो नहीं की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आइनी इदारों की साख ही होती है जिस पे वो टिके होते हैं, और अगर ये अपना एतबार और साख खो जाएँ तो फिर कोई कुछ चीज़ बाकी नहीं रहती है। तो पीपल्स पार्टी ने इन्हें अभी तक साख और एतबार दिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं, अभी जैसे हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मुतालबा, पीपल्स पार्टी मुतालबा ही कर सकती है। पीपल्स पार्टी के पास ना तो कोई दहशतगर्द है, ना पीपल्स पार्टी के पास कोई शरपसंद है कि हम जाएं और अटैक करें। अदालती कार्रवाई, हमारे पास अदालती कार्रवाई की बात की, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अदालती कार्रवाई के लिए तो जी बात सुन, वक्त दिया जाएगा, अपने टाइम पे करें। यही तो हम रोना रोते हैं कि ये अदालती कार्रवाइयों ने तो बेड़ा गर्क किया है। हम पाकिस्तान के अंदर इफ्तिखार चौधरी और बंदयाल नहीं खेलते हैं, जिनका किसी के ऊपर ये देखें ना, क्यों हम इलेक्शन जाके सुप्रीम कोर्ट से मांगे? इलेक्शन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांगे और सियासी तौर पे हम आवाम के अंदर बात करेंगे। हम तो इन कोर्ट्स के अंदर कभी अपने मामलात लेके सियासी नहीं इससे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी 90 दिन के मुतालबे पे बड़ी अटल थी। अब जिस तरह जो तारीखें बताई गई 90 दिन से ऊपर जा रहे हैं, तो अब क्या लाहे अमल होगा? आइन के मुताबिक तो दिन ये भी पूरे नहीं बन रहे। सियासी तौर पे तो हमें इलेक्शन कमीशन से ही मुतालबा करना है। मैं नहीं समझता आज की जो सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस फाइज ईसा साहब की, वो भी ऐसा नहीं कुछ करेगी और करना भी नहीं चाहिए। ये मामला है इलेक्शन कमीशन का, अगर कुछ लेना है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस ले, पूछे। प्रेसिडेंट साहब डेट दे सकते थे, देते। उसने किसे रोका था? सदर अलवी को, कि अगर वो जिस दिन असेंबली तोड़ने की समरी पे साइन किए थे उसी के साथ डेट दे देते। रोका तो नहीं था किसी ने, 1-1.5 महीने के बाद याद आ गया। बाकी पॉपुलर कौन है कौन नहीं है ये इलेक्शन बताते हैं। पॉपुलर होना, PTI का तो आज ये हाल है कि इसके सारे जो 100 के करीब इसके मरकज़ में वजीर थे, सूबों के मिलाएं तो 250-300 वजीर होंगे। आज एक भी वजीर आपको मुयसर नहीं है टीवी प्रोग्राम पे उनकी नुमाइंदगी करने के लिए। हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के दोस्त जो कभी एक दफ़ा इमरान खान के लिए अपीयर हो जाते हैं, फिर उन्हें साथ ये भी मुसीबत पड़ जाती है कि टीवी पे भी आगे डिफेंड करें। हालांकि वकील मैं, बड़े मेरे क्लाइंट्स होंगे, मैं उन्हें टीवी पे आगे तो नहीं डिफेंड करता। तो अब सारे आप देखिएगा सबके साथ लिखा हुआ है वकील PTI।
अरे वजीर पीटीआई ला कानूनियत तर्जुमान पीटीआई भाई, एक सेकंड आप अपने टाइम पे बोले भैया, आप अपने टाइम पे बोले, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आपने पहले बड़ा बोला, हम सुनते और आपके सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज किधर है सियासी टीम? इलेक्शन तो सियासी टीम लड़ेगी ना, वो किधर है उम्मीदवार, कहां पे मौजूद हैं? भाग्य सारे। तो पॉपुलर ये तो नहीं कि मैं पॉपुलर हूं, घर बैठा ही मेरी बातें करता रहूं। आपको एक टीम चाहिए, आपको कैंडिडेट्स चाहिए, आपको स्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, आपको पॉलिटिकल पार्टी का कोई नजरिया चाहिए। 9 मई के बाद वो जो सारा भूत था वो उतर जाना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने बनाया था उन्होंने फिर बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। हम यही कहते हैं कि सियासत किसी इदारे के पीछे छुप के ना करें। हम पीटीआई को भी समझाते रहे, हम पीएमएलएन को भी समझा रहे हैं कि खुदारा इदारों के पीछे छुप के सियासत ना करें। तो क्या लग रहा है पीएमएलएन इदारों के पीछे छुप के सियासत? जाहिर है ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त पीएमएलएन की तरफ देखती है कि पीएमएलएन की क्या पॉलिसी है, उसके तहत फैसले होते हैं। अब देखिए ना, सारी बात है मियाँ साहब कब आएंगे, मियाँ साहब को कब रिलीफ मिलेगा, उसके तहत इलेक्शन होंगे। अब एक फर्द वाहिद जो सजा याफ्ता है, जिसे रिलीफ दिया गया है, और हम तो उस वक्त भी मियाँ साहब को रिलीफ देने के खिलाफ नहीं थे, दे दिया गया, लेकिन हर दफ़ा रिलीफ मियाँ साहब ने तो नहीं लेना ना, कि कभी मुझे इलाज कराने के लिए बाहर जाना है और कभी मुझे वज़ीर आज़म बनने के लिए वापस आना है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक बात, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली सारे खेलने और मसाइल। फिर मुझे उमर साहब एक बात करनी है, अवाम की बात करें, अपनी पॉलिसी, कोई दुखी ना बने, कोई का मैं जेल में हूं दुखी हूं, और कोई का मैं बाहर गया है कि अवामी मसाइल को उजागर किया जाए, अवाम दुखी है उनका जो है मदावा किया जाए। कैसर अहमद शेख साहब, इन सब सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं, अवाम का सामना किस तरह से करेंगे, और एक रोड मैप चाहिए इस बार, ये मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। बैरिस्टर आमिर हसन ने बड़ी अच्छी बात की है कि बजाय कि हम पॉलिटिकल पार्टीज अपने मामलात को खुद हल करें, पॉलिटिकली हल करें, या इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, हम कोर्टों के पास लेके जाएंगे अपने मामलात, तो बताइए कि कोर्टें आम लोगों के मामलात का इंसाफ किस तरह देगी? उनके पास तो टाइम होना चाहिए। सारे पॉलिटिकल मामलात में हमने कोर्टों को उलझा दिया है। बैरिस्टर साहब ने सही बात की, लेकिन इनको ये तो पता होगा ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं वो इन्हीं ने नॉमिनेट किए हैं, खुद मिलजुल के इनकी मर्जी के मुताबिक आए हैं। अब वो इंसाफ, बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना चाहिए साफ सुथरा, बिल्कुल, और वो नजर भी आना चाहिए होता हुआ, किसी किस्म की झुकाव किसी पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर इस बार इलेक्शन फेयर, बिल्कुल फेयर, साफ सुथरे नहीं हुए तो मैं समझता हूँ मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। ऑलरेडी हमारे पड़ोस में इंडिया में 17 इलेक्शन हुए हैं, कभी किसी अपोजिशन जो हार भी गया, जो पार्टी हार गई, उसने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। इलेक्शन के ऊपर आप भी इक्तदार में रहे, आपकी जमात भी इक्तदार में रही इसी तरह, तो इस चीज के हल की तरफ क्यों नहीं जाया जाता? इलेक्शंस होते हैं तो धांधली का इल्जाम लगता है, एक जमात रोती है हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है, दूसरी जमात जो जीती है वो ठीक रहती है, फिर कोई दूसरी जमात जीती है। तो इस चीज का हल कब निकलेगा, कब इस पेज पर आएंगे, हार जीत को तस्लीम करें और मुल्क की खिदमत करें? हल तब निकलेगा जब पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से गुफ्तशुनीद करेंगी, जिनकी उनको शिकायत है वो बात करेंगी। देखिए वो एक दूसरे से तो लेके लाठी लेके हम यही पॉलिटिकल टर्माइल कर रहे हैं। जब से मैं अक्सर कह रहा हूँ टीवी पे आपके जो प्रोग्रामों में कि उन देखिए जो इंडिया जब बना, जब आज़ादी हुई, इंडिया हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, उस वक़्त जो हिस्से आज इंडिया के साथ आए वो डेवलप्ड थे। वहाँ तालीम भी थी, वहाँ इंडस्ट्री भी थी। हमारे इलाकों में तालीम और इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन 1970 तक पहले 23 साल पाकिस्तान की तरफ सारी दुनिया देख रही थी, हम डेवलप कर रहे थे। हमारी ग्रोथ 6% थी और इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, IMF उनको कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, वो 3% से ग्रो कर रहे थे। क्या वजह हुई? जब से हमने टर्माइल शुरू किया, हमने आपस में पॉइंट आगे आ गया। पंजोता साहब आपकी जानी मांगूंगा, लेकिन मुझे ब्रेक का बोला जा रहा है, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज किया जाएगा। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का वहीं से आगाज करेंगे। रुकन पीटीआई कानूनी टीम के नईम हैदर पंजोता साहब साथ ही हैं। नईम साहब, अब बताइएगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात किस हद तक बढ़ेंगी और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर खड़ी है? इलेक्शन अगर सर पर हैं तो किस तरह से कैंडिडेट्स कहां से आएंगे, कैसे जमात को एक जो है वो आगे इंतखाबी दंगल में उतारा जाएगा?
देखें, गुजारिश ये है कि मैं उसके ऊपर भी बड़ा वाज़ह तौर पर जवाब देता हूँ और जो बैरिस्टर साहब ने बात की उसके ऊपर भी बात करूँगा। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है जो इन्होंने की कि लीगल टीम और केसेस जाते हैं और फिर ये आके टीवी पे बात करते हैं, तो कोई किसी ने ठेकेदारी नहीं ली हुई कि वो आएगा और टीवी के ऊपर बात करेगा और सियासतदान ही कर सकते हैं, कोई वकील नहीं कर सकता या कोई आम बंदा नहीं कर सकता या कोई साफ़ी नहीं आ सकता या कोई और चीज़ नहीं आ सकती। दूसरे नंबर पर जिन सियासी लोगों की ये बात करें उनके भाई हैं, सियासी भाई हैं, वो भी अपने अपने हलकों से इलेक्शंस लड़ते हैं और ये जो कह रहे हैं कि उनके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं कि वो आज किधर हैं, भाग गए हैं, नज़र नहीं आ रहे, तो बड़ा वाज़ह तौर पर बैरिस्टर साहब को पता है कि 9 मई के बाद किस तरह से लोगों को अगवा किया गया, किस तरह से उठाया गया, किस तरह से गिरफ्तारियाँ की गई, उनके घरों में छापे मारे गए, उनके रिश्तेदारों को उठाया गया, तोड़ फोड़ की गई, कारोबार बंद किए गए। और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाता है उसके बाद उसके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं और सारी चीज़ें, या फिर वो वफादारी या तो चेंज कर ले, किसी और जमात में आ जाए, पीपल्स पार्टी में आ जाए, PMLN में आ जाए या इस्तेकाम पार्टी या कोई नई पार्टी बना ले, उसके ऊपर जो है वो फिर वो उसके सारे गुनाह भी धुल जाते हैं और वो बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता है। तो इनको आवाज़ उठानी चाहिए अपने भाइयों के लिए जो कि उसके ऊपर इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठानी। वैसे तो हम लॉ भी कर लेते हैं, बैरिस्टर भी बन जाते हैं, सारा कुछ है, लेकिन चीज़ होते हुए भी हम आंखों के अंदर आगे सामने पर्दा लेकर आ जाते हैं। जो हमें बातें पसंद होती हैं ना सिर्फ या अपनी पार्टी के हवाले से, हम वो बात करते हैं, मेरिट की बात नहीं करते। दूसरे नंबर पर ये जो इनको मसला कहाँ से बना, मसला ये बना कि मैंने ये बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है इन्होंने सिर्फ ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट दे, इन्होंने पटिशन फाइल नहीं की। इन्होंने बाद में ये कहा कि इस सारे मामलात का हल जो है सियासी है। मेरी बड़ी वाज़ेह तौर पर गुजारिश है कि अगर सियासी हल है तो क्यों अदालतों में जाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों PTI गई? PTI तो आइन को देखते हुए गई है कि आइन को पामाल किया जा रहा है, आइन के अंदर 90 दिन इलेक्शन की करवाने हैं, तो क्या किसी ने उसके ऊपर डिसीजन करवाने की तरफ जो है वो कोई गया कि जाकर कहा हो कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब दें जी, इलेक्शन से आगे नहीं होने चाहिए? हर रोज़ आके ये डिफेंड किया जाता है जी, मरदमशुमारी हो गई है, सेंसस होने हैं, ये होना है जी, वो होना है जी, और इलेक्शन की जो है वो आइन के मुताबिक कोई भी बात नहीं करता। अब इलेक्शन एक्ट उसके अंदर अगर तारामीम कर भी दी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सदर साहब भी तो इस चीज की बात नहीं करते कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन में होने चाहिए, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी ये गिला किया है चेयरमैन PTI का कि उनको शिकवा है सदर आरिफ अलवी से कि आइन के मुताबिक उन्होंने तारीख नहीं दी इलेक्शन की। देखें, बात यह है कि आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर सदर पाकिस्तान ने तारीख देनी है और हम पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं और अभी भी ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लेटर के जरिए ये लिखा कि 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने तारीख उस तरह से नहीं दी, लेकिन क्योंकि मामला पहले भी अदालत के अंदर गया और अदालत ने अनाउंस किया, उसके बावजूद नहीं, चलें ठीक है जी, ये अदालत के हुक्म को नहीं मानते, आइन तो सामने है ना, उसके ऊपर कोई बात करता है? नहीं करते। अब 9 मई के हवाले से या ये जो बातें कर रहे हैं कि उसमें जुर्मदार साबित हो गए और ये हो गया और इलेक्शन से जो है वो नहीं आएंगे नजर, 9 मई के हवाले से उस्मान डार ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी है और 9 मई के हवाले से किए हैं। क्या मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी अब PTI की? देखें, फर्क नहीं उससे पड़ता। मैं बड़ा आपको बताता हूँ कि फ़र्क फरीद बलोच साहब हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके पास 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की बेल्स थी और वो कन्फर्म हुई हैं। किस बुनियाद के ऊपर हुई हैं कि कोई शवाहिद, कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि इमरान खान साहब अंदर थे, गिरफ्तार थे, उन्हें अगवा किया गया था और उसके बाद वो कैसे ये समझा जा सकता है कि उन्होंने किसी से कहा हो कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर हमला करें। नेम साहब पॉइंट आ गया, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का यहीं से दोबारा से आगाज किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी हलकों में हलचल है और सियासत इस वक्त पाकिस्तान की गर्मा गर्म है। बैरिस्टर आमिर साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी उतना एक्टिव नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ एक CCEC का इजलास हुआ, उसके बाद से जिस तरह नून लीग अब इंतखाबी हलकों में जा रही है, जलसा भी किया गया, मरियम नवाज ने शादरा में किया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो भी आवाम में गई, तो पीपल्स पार्टी इन सब में कहां पर है? इतना ठंडा क्यों दिखाई दे रही है? नहीं, पीपल्स पार्टी मौजूद है, हमारा स्ट्रक्चर है एक पॉलिटिकल पार्टी का नीचे तक, हर नशिस्त तक, लेकिन ठीक है, हमें, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि हमें मज़ीद मेहनत, क्योंकि जो सियासत का मैदान है ख़ास तौर पे वो पंजाब है, तो पंजाब में हमें सरगर्म होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा और ज़्यादा होना पड़ेगा हमारे ओहदेदारों को भी और हमारी लीडरशिप को भी। तो इससे तो मैं आपसे एग्री करता हूँ।
लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा किसी के लिए भी खुल खेलने का इतना कोई मौका नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि लोग देखेंगे कि प्रोग्राम क्या लेके आ रहे, लोग तंग हैं अपने मामलात पे, और इधर एक के पास फसाद का बयानिया है, मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं, ये उसे लटका दो, और एक आ रहे हैं कि मुझे इंतकाम लेना है। लोग लड़ाई झगड़े के बयानिए के ऊपर नहीं चलना चाहते, लोग तो अपनी बात सुनना चाहते हैं। अब लोग सुनना चाहते हैं कि कोई ऐसी इकोनॉमी की बात हो जिसमें आके कोई हुकूमत अमीर आदमी को फैसिलिटेट ना करे, कारोबारी लोगों को दोबारा सब्सिडी देने लगे, अमीरों को, सरमायादारों को, बड़े काश्तकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी ना दे, बड़े बड़े प्लॉट इंडस्ट्री लगाने के लिए अमीर आदमी को ना दे। अब इकोनॉमी ऐसी चाहिए जहाँ पे आम आदमी की तरफ वसाइल का रुख करें। यही पीपल्स पार्टी पिछले 56 साल से रो रही है, और यही हम करते हैं, यही हमारा जुर्म है। हम गरीब आदमी की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, हम उन्हें नौकरियां देते हैं, हम उनके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाते हैं। अब हमने तैयार किया हुआ है कि हम नौजवानों के लिए बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम लेके आएंगे, नौजवानों को रियासत की तरजीह बनाएंगे। 60% नौजवान है। मुसीबत यह है, एक तरफ है कारोबारी तबके का, एक तरफ है रियल स्टेट वालों का कोई नुमाइंदा, और इधर है गरीब लोगों की, मफलूकुल हाल लोगों की नुमाइंदा जमात पीपल्स पार्टी। दूसरी बात, मेरे भाई ने बातें की, मैं किसी के वकील हो, जर्नलिस्ट हो, सारे आते हैं, सबको हक है भाई। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, जो सियासी लोग हैं वो किधर गए? मैं आज मुकदमा लड़के आगे आ जाऊं, और जो सियासी लोग थे, जो आखिरी जो सियासी लोग थे नारे लगाते थे, मैं अब इमरान के लोगों के जाने पे क्यों रहूं? क्योंकि इमरान लाया भी तो लोग ऐसे ही था ना, विकटे गिरा गिरा के, वो गले में जब पट्टे डालता था, वो भी ऐसे ही आए थे, ऐसे आ गया। मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख साहब, आपकी जानिब आऊंगा। कैसर साहब, लोग अब अपनी बात सुनना चाहते हैं इस सारी सूरत हाल में, जब महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, तो इस सब में लोगों को उनकी बात कैसे समझाएंगे? वही पार्टी पॉपुलर होगी जो लोगों के मसाइल का हल बताएगी अपने मैनिफेस्टो में। देखिए, पीटीआई मैं समझता हूँ सोशल मीडिया की पार्टी थी। ये कहते थे, आपका इनका देखिए तफावत देखिए, ये कहते थे कि ये अमीर का पाकिस्तान कुछ हो रहा है और गरीब का पाकिस्तान कुछ हो रहा है। आज पंजोता साहब यहाँ मौजूद है, मुझे बताएं कि 90,000 करोड़ रुपया कर्जा दिया गया तकरीबन फ्री 1-2% पे 630 अमीर लोगों को। क्या पीटीआई ये इसलिए आई थी? ये इनको तो अंदाजा ही नहीं है ना कि क्या किया इन्होंने। और वो मुल्क का कर्जा, उन लोगों का कर्जा उन्होंने अपने रियल इस्टेट में लगा दिया। बाद में जो इंडस्ट्री लगाई वो अब तक उसमें शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंट करता हूँ। एसएमईज को, छोटे और दरमियाने दर्जे को तो सिर्फ हम कर्जा ही नहीं देते, 7% कर्जा टोटल पाकिस्तान का एसएमईज, छोटे और दरमियाने कारोबारी लोगों को। ठीक है शेख साहब, पॉइंट आपका आ गया, थोड़ा कम है। पंजोता साहब, आप क्या कहते हैं? सारे इल्जामात आपकी तरफ आ रहे हैं, सब कुछ पीटीआई पे डाल रहे हैं। शेख साहब, वक्त की किल्लत है, उनको मौका दीजिए। मेरे मुकाबले में कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट ही नहीं है। शेख साहब, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। वक्त की थोड़ी किल्लत है, उनका पॉइंट भी आने दे। जी पंजोता साहब। मैं बड़ा वाज़ेह कहता हूं जी कि पीटीआई के लीडरान को उठाया गया, अगवा किया गया, और इस वक्त भी शेख रशीद साहब हों, फरख हबीब साहब हों, या फिर आपके जो है वो इससे पहले उस्मान डार साहब हों, या सदाकत अब्बासी साहब हों, तो सबकी मिसालें आपके सामने और इसी तरह से उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की करवाई जाती हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरे नंबर पर पीटीआई के अंदर जो फटके जो हैं ये कह रहे हैं कि डाले गए, ठीक है, उन्होंने विजन के साथ जो है ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ जो जिसकी बुनियाद थी, उनको देख के वो लोग आए। आपकी तरह नहीं हुआ कि सिंध हाउस के अंदर जैसे जो है पैसों की मंडियां लगाई गई और पैसे देकर और फिर हुकूमत जिस तरह से गिराई गई, इस तरह का कभी नहीं हुआ। पीटीआई ने ऐसा नहीं किया, लोग मर्जी से आए हैं, जबरदस्ती नहीं किए गए या पैसों से नहीं खरीदे गए। ठीक है, आप ये बातें कर सकते हैं बैठ के। तमाम का पॉइंट आ गया है, मेरे पास वक्त की किल्लत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सबका पॉइंट मेरे पास आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा।